नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत सीरीज़ में अभी तक हम 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 7 चैप्टर हमारा चल रहा है और इसमें भी हम आर्टिकल 15 ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। अभी तक हम आर्टिकल 12, 13, 14, 15 ये सारे डिस्कस कर चुके हैं और आज हम आर्टिकल 16 डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्टिकल 16 जो है मेनली इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इससे डील करती है। साथ ही साथ इसमें हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे रिजर्वेशन प्रमोशन में ओबीसी या बाकी कैटेगरीज होंगी, जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज होगी, इनको कैसे रिजर्वेशन देने की बात की गई है। साथ ही साथ हम मंडल कमीशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मंडल कमीशन कैसे बना था और उसकी क्या रिकमेंडेशंस थी। ये सारी चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लक्ष्मीकांत पॉलिटिक्स की जो 6th एडिशन बुक है वो चैप्टर खोल के रख लीजिए फंडामेंटल राइट्स का, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 16 के क्लॉज 1 की। आर्टिकल 16 का जो क्लॉज 1 है ये बात करता है, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। यानी कि स्टेट के अंडर में आने वाले किसी भी ऑफिस, किसी भी पोस्ट पर अगर कोई भी रिक्रूटमेंट होती है, अपॉइंटमेंट होती है, तो उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा सिटीजन्स के साथ। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, इस रिलेटेड ही है अगला जो प्रोविज़न है। सबसे पहले आप बात ये समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे स्टेट का क्या मतलब है। स्टेट का मतलब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं आर्टिकल 12 में। इसमें हमने जाना था कि मेनली स्टेट के अंदर क्या आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज़ हो गई, या स्टैट्यूटरी या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हो गई। तो इस तरह के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह की अपॉइंटमेंट होती है तो उसमें किसी भी सिटीज़न के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ ये तो ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ स्टेट से रिलेटेड है, पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड है, प्राइवेट जो सेक्टर्स होते हैं उनसे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है नो सिटीजन शैल, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली। अभी जो वर्ड है ना ओनली, इसको ध्यान से समझ लीजिए कि ये ओनली वर्ड है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका कुछ मतलब है। ठीक है, मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये जो ओनली वर्ड है ना इसका कुछ मतलब है। इसका मतलब ये है कि नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल फॉर और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट और एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। आई होप आप समझ रहे होंगे। अभी हमने जो आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 पढ़ा, इसमें ये कहा गया था कि स्टेट के अंडर आने वाली किसी भी तरह के अपॉइंटमेंट, एम्प्लॉयमेंट में सिटीजन के साथ इक्वलिटी होगी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन यहाँ पे क्या रखा है कि कुछ ग्राउंड्स हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, सिर्फ इन्हीं ग्राउंड पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ओनली का मतलब यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जो मेंशन किए गए हैं इनके, इन ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, और किसी ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, आर्टिकल 15 जब हमने पढ़ा था तो वो भी कुछ कुछ ऐसा ही था, जिसमें कि बात की थी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ओनली द सेम ग्राउंड्स। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो रेजिडेंस था ना वो नहीं था। यहाँ पे हमें रेजिडेंस भी देखने को मिल रहा है कि रेजिडेंस, तो यहाँ पे आर्टिकल 16 में रेजिडेंस को भी एज अ कंडीशन जोड़ा गया है कि इस ग्राउंड पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा क्यों किया गया। ऐसा इसलिए किया गया, रेजिडेंस को जोड़ना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपको पता होगा कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त देश डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में बटा हुआ था। जैसे कि कुछ पेनिनसुला स्टेट्स थे, कुछ ब्रिटिश जो प्रोविंसेस थे वो थे, और इन सबको मिला के है भारत एकजुट हुआ था। लेकिन अभी तक जो वननेस थी, जो बिलोंगिंगनेस थी, वो नहीं थी। तो जैसा कि हमारे संविधान में बात कर रखी है यूनिटी की, इक्वालिटी की, तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी था कि ये जो रेजिडेंस है ना, इसको भी हम एक क्राइटेरिया डालें कि इन इसके बेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। यानी कि कोई पर्सन कहीं का भी रहने वाला हो, उसको उस जगह पे जॉब करने की आज़ादी होगी, ये उसका अधिकार होगा। ठीक है, ये इसीलिए इसमें ऐड किया गया था, यही इसका एक रीज़न है। ठीक है,
चलिए, तो ये तो दो इम्पोर्टेंट हमने जो अभी पढ़े क्लॉज, आर्टिकल 16 क्लॉज 1, आर्टिकल 16 क्लॉज 2, ये दोनों बात करते हैं कि किसी भी तरह के स्टेट एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, या ऑफिस है उसमें अगर कोई रिक्रूटमेंट हो रही है तो वहाँ पे सिटीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ओनली ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस, ठीक है। चलिए, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना आगे, इसको आप कह सकते हैं इस तरीके से एक्सेप्शन। लक्ष्मीकांत की बुक जब आप देखेंगे ना तो उसमें इसको एज एन एक्सेप्शंस लिख रखा है कि एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 16। अब ये जो एक्सेप्शंस हैं इसी को हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 16 का क्लॉज 3। तो पहला एक्सेप्शन क्या है हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, अभी जैसा कि हमने पढ़ा था ना कि जो रेजिडेंस है उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कोई अगर व्यक्ति, अगर कोई राजस्थान का रहने वाला है और वो अगर आकर दिल्ली में जॉब करना चाहता है, ठीक है, तो दिल्ली में अगर मान लीजिए कोई स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसी आती है और वहाँ पे वो भरना चाहता है, तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा इस बेस पर कि वो राजस्थान का रहने वाला है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। लेकिन अगर आप जब आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 पढ़ेंगे तो ये एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? ये पार्लियामेंट को पावर देता है, ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टन एम्प्लॉयमेंट्स और अपॉइंटमेंट्स इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी। यानी कि ये जो पावर है ये सिर्फ पार्लियामेंट को दे रखी है कि पार्लियामेंट चाहे ना तो रेजिडेंस को एक कंडीशन बना सकती है अपॉइंटमेंट के लिए। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया गया कि हमारे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो स्टेट्स को लेकर कुछ स्पेशल प्रोविज़न्स किए गए हैं। खासकर जैसे अगर हम बात करें मणिपुर, है ना, आंध्र प्रदेश, ये ऐसे स्टेट्स हैं इनको लेकर स्पेशल प्रोविज़न्स किए गए हैं। अब क्या है कि इनको ध्यान में रखते हुए ये पार्लियामेंट को पावर दे दी कि पार्लियामेंट चाहे तो कहीं भी किसी भी स्टेट में किसी भी यूनियन टेरिटरी में रेजिडेंस को भी एक कंडीशन बना सकती है एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, अब आप आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या रखा है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन विच इज़ इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट इज़ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस अंडर द स्टेट। अब यहाँ पे क्या रखा है कि स्टेट को नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट। अब नथिंग इन दिस आर्टिकल मतलब कौन से आर्टिकल की बात हो रही है? आर्टिकल 16 क्लॉज 1, आर्टिकल 16 क्लॉज 2। यानी कि ये दोनों जो क्लॉज हैं ये स्टेट को प्रिवेंट नहीं करेंगे। किस चीज़ के लिए प्रिवेंट नहीं करेंगे? कि वो चाहे तो किसी बैकवर्ड क्लास, ठीक है, या सोशली इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास होती है हमारे समाज में, उनके लिए चाहे तो वो रिजर्वेशन कर सकती है अपॉइंटमेंट्स में। अगर स्टेट को ऐसा लगता है कि इन क्लास का, इन सेक्शंस का ठीक से एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है स्टेट में, तो स्टेट चाहे तो इन क्लासेस को रिजर्वेशन दे सकती है ताकि स्टेट सर्विसेज में इनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो सके। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो कि स्टेट को दिया गया। अब कल को मान लीजिए आप देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट में जैसे रिजर्वेशन होता है, ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन होता है, एससी के लिए 15% रिजर्वेशन है, एसटी के लिए 7% रिजर्वेशन है, बाकी जनरल कैटेगरी। अब आप देखेंगे तो जब इनको रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाता है तो ऐसा नहीं कि कोई जनरल कैटेगरी का पर्सन कोर्ट में चला जाए और ये कह दे कि भाई ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन है। आर्टिकल 15 जो कहता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आर्टिकल 16 जो कि कहता है इक्वेलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इन बेसिस पे आप कोर्ट नहीं जा सकते क्योंकि आर्टिकल 16 में ही ये एक्सेप्शंस भी दे रखे हैं साथ के साथ कि भाई स्टेट को एक्सेप्शंस है, वो चाहे तो रिजर्वेशन ला सकती है अगर स्टेट को ऐसा लग रहा है कि उनके यहाँ जो स्टेट सर्विस है उसमें एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इनका नहीं है, ठीक है। तो ये फंडामेंटली मेंशन कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनली ये मेंशन है, इसलिए कोर्ट भी इसमें कुछ नहीं कर सकती है। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट है आर्टिकल 16 का क्लॉज 5। अब आर्टिकल 16 का जो क्लॉज 5 है इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इसमें क्या रखा है? नथिंग इन दिस आर्टिकल। अब वही सेम आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 shall affect the operation of any law which provides that incumbent of an office in connection with the affairs of any religious, ठीक है, religious or denominational institution or any member of the governing body thereof
shall be a person professing a particular religion belonging to a particular denomination। इसको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 और आर्टिकल 16 का क्लॉज 2 ये स्टेट को या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज मान के चलिए कि जैसे कि हम कह सकते हैं, आपने देखा हो बहुत जो बड़े बड़े हिंदू टेम्पल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सोमनाथ भारती जो टेम्पल है वो, या गुरुद्वारा जैसे कि मान लीजिए बंगला साहिब गुरुद्वारा, काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है। अब यहाँ पे रोज़ या साल भर लाखों की संख्या में क्या है कि श्रद्धालु आते हैं, मत्था टेकने आते हैं या पूजा करने आते हैं। अब इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो आप सोचिए इनको मैनेज भी करना पड़ता है, मंदिर को या जो गुरुद्वारा है उसको मैनेज करना पड़ता है। इतना आसान काम तो नहीं है, इतने लाखों लोग आते हैं तो वो जो लोग आएंगे उनको कोई तकलीफ़ ना हो, या मंदिर ही है उसका रिनोवेशन होता है समय समय पर, मंदिर का जो स्टाफ है, जो लोग हैं, उनका जो खर्चा होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए क्या होता है, वहाँ पे भी एक मैनेजमेंट होता है। तो उस ट्रस्ट का जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट में भी क्या होता है कि उनमें भी अपॉइंटमेंट्स होती होंगी, ठीक है, उन मैनेजमेंट में भी कोई ना कोई हेड होता होगा। तो देखिए अब क्या है कि अब उस मैनेजमेंट में मान लीजिए किसी का चुनाव होता है एज अ हेड चेयरमैन उस ट्रस्ट का या उस कमेटी का, जो भी उस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। तो उसमें भी मान लीजिए इलेक्शन होता है, तो वहाँ पे जो रिलीजियस बॉडी है वो चाहे तो ये शर्त रख सकती है कि भाई हम उसी व्यक्ति को अपना चेयरमैन या वो हेड अपॉइंट करेंगे जो कि हमारे धर्म से बिलोंग करता है। सपोज मान लीजिए कोई मंदिर चला रहा है और उसके जो ट्रस्ट हैं वो कहेंगे कि भाई हमारा जो हेड होगा वो वही होगा जो एक हिंदू धर्म से बिलोंग करता होगा। या सेम चीज़ हो सकती है ये किसी गुरुद्वारे के लिए कि भाई वो सिख धर्म से बिलोंग करता होगा, हम उसी को अपॉइंट करेंगे। तो देखिए अब कोई इस आधार पे कोर्ट चला जाए कि ये तो भाई डिस्क्रिमिनेशन हो गया है ना, ऐसा नहीं है। ये आर्टिकल 16 के क्लॉज 5 में कह रखा है कि कोई भी रिलीजियस या डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन है वो अपनी जो गवर्निंग बॉडी है उसमें किसी भी तरह के पर्सन के अपॉइंटमेंट के लिए वो कोई भी किसी तरह का जो एलिजिबिलिटी है वो तय कर सकती है, चाहे वो रिलीजन से ही क्यों ना बिलोंग करता हो, कि भाई वो पर्सन उस पर्टिकुलर रिलीजन का ही होना चाहिए। तो ये जो है ये कंडीशन इसमें दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं और ये लास्ट है क्लॉज आर्टिकल 16 का क्लॉज 6। आर्टिकल 16 का क्लॉज 6 क्या कहता है कि रिजर्वेशन ऑफ अप टू 10% ऑफ अपॉइंटमेंट और पोजीशन फॉर एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सिटीजन। यानी कि जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, ये सबसे रीसेंट का क्लॉज है जो कि हमारे इसमें ऐड किया गया है। ये जो अभी 2019 में जो भी 103rd अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद इसको ऐड किया गया। और इसमें क्या है कि ऐसे लोग जो कहीं भी रिप्रेजेंट नहीं हो रहे, मतलब देखिए अब आप देखेंगे तो 50% रिजर्वेशन तो होता ही है, लेकिन बच गए 50% अपर कास्ट के। अब उस अपर कास्ट में ज़रूरी थोड़ी है कि सारे ही मतलब उनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अच्छा हो। तो ऐसे लोग जो कि उस अपर कास्ट में इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक हैं या पुअरर हैं, तो ऐसे लोगों को 10% का जो है इसमें रिजर्वेशन दिया गया है। अब कंडीशन ये है कि ये वही लोग होंगे जो और किसी रिजर्वेशन का बेनिफिट ना ले रहे हो। मतलब ऐसा ना हो कि भाई वो मान लीजिए किसी और कैटेगरी में भी बेनिफिट ले रहा है और साथ के साथ वो EWS में भी ले रहा है, नहीं, सिर्फ इसमें वही बेनिफिट ले सकता है जो किसी और कैटेगरी में और बेनिफिट ना ले रहा हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमारा आर्टिकल 16 के जो क्लॉजेज हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं। चलिए दोस्तों अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं मंडल कमीशन के बारे में। देखिए 1979 में ना मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट होती है और मोरारजी देसाई गवर्नमेंट क्या करती है कि वो एक बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंट करती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ BP मंडल। अब ये जो है ये पहला कोई ऐसा कमीशन नहीं था, इससे पहले भी एक कमीशन ऑलरेडी अपॉइंट हो चुका था। तो ये सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था जो कि अपॉइंट किया गया था। अब जो ये मंडल थे ना ये थे MP, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और इनके चेयरमैनशिप में ये कमीशन अपॉइंट किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, तो देखिए आर्टिकल 340 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंडर इस तरीके की कमिटी बनाई जा सकती है जो कि सोशली इकोनॉमिकली जो वीकर क्लासेस हैं उनके लिए कुछ सजेशंस दे सके, उनके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन कर सके, उनके बारे में कुछ रिपोर्ट्स तैयार कर सके फॉर द बेटरमेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ दिस सेक्शन।
तो अंडर आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा किया जा सकता है। अब जो ये कमीशन है ना, ये अपनी रिपोर्ट सौंपती है 1980 में, ठीक है। और आप देखेंगे कि जब ये अपनी रिपोर्ट बना के पेश करती है 1980 में, तो ये क्या करती है कि मेनली 3000, एक मिनट रुकिए जरा, 3743 कास्ट, इतने कास्ट को एज अ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड आइडेंटिफाई करते हैं। और उस वक्त इन सब की पॉपुलेशन मिला दी जाए ना, तो ये लगभग पूरे इंडिया की 52% पॉपुलेशन के बराबर होती है। यानी कि इंडिया की 52% पॉपुलेशन उस वक्त जो होती है इकोनॉमिकली और एजुकेशनली वीकर सेक्शन होती है, अकॉर्डिंग टू दिस कमेटी, ये जो कमेटी रिपोर्ट सौंपती है। और ध्यान रहे, ये जो 52% पॉपुलेशन है ना, इसमें एस सी जो है ये एक्सक्लूड हैं, SC ST इसमें इंक्लूड नहीं है। ST और SC जो है इनकी पॉपुलेशन इसमें इंक्लूड नहीं है। ये 52% पॉपुलेशन सिर्फ वही पॉपुलेशन है जो कि एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड हैं, SC ST को छोड़ के। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब आप देखेंगे कि जो ये कमेटी है ना, जो ये कमीशन है, हाँ, ये जो कमीशन है, ये कमीशन क्या करती है, कमीशन रिकमेंडेशन देती है सरकार को कि आप जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में 27% जो रिजर्वेशन है उसका प्रोविज़न कर दीजिए। हालांकि पॉपुलेशन 52% होती है, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि इनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो सके स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट सर्विसेज में, तो कम से कम 27% रिजर्वेशन इनके लिए होना चाहिए, ठीक है। तो जो 27% था उसकी बात की गई ओबीसी के लिए, कि ओबीसी के लिए 27% का रिजर्वेशन होना चाहिए। इसी के साथ आप देखेंगे कि 15% का रिजर्वेशन ऑलरेडी एससी के लिए है, और 7% का जो रिजर्वेशन है ये ऑलरेडी एसटी के लिए है। तो इस तरीके से अगर आप टोटल देखेंगे ना, तो टोटल रिजर्वेशन जो है यहाँ पे 49% हो जाता है, जो कि एक तरीके से आप देखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे अभी, कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें उन्होंने क्या रखा है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस कमीशन ने भी ये रिकमेंडेशन दी थी कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन ना हो, 50% तक ही रिजर्वेशन होगा। अब बस ध्यान रखें 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए होना चाहिए। तो ये इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया कब, 1980 में। अब आप देखेंगे 1980 में जब ये रिपोर्ट आई तो उस वक्त तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन होता क्या है कि 1990 में जब लगभग 10 साल बाद, उस वक्त वीपी सिंह की सरकार होती है, ठीक है। वीपी सिंह की जो सरकार होती है वो कहती है कि हम जो ये रिकमेंडेशंस थी कमेटी की, मंडल कमेटी की, हम इसको लागू करेंगे। हालांकि क्या होता है कि जैसे ही सरकार ये घोषणा करती है, पूरे भारत में बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार आती है, तो वो कुछ दो मेजर चेंजेस के साथ क्या करते हैं कि इसको अलाउ कर देते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से मेजर चेंजेस होते हैं उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ इन्होंने ये कहा था कि ठीक है, हम 27% का रिजर्वेशन तो देंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस 27% के रिजर्वेशन में भी जो ओबीसी के अंदर ही जो बहुत ज़्यादा पुअर सेक्शन है, मतलब अभी हमने देखा कि ओबीसी में लगभग 52% पॉपुलेशन थी जो कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड थी, लेकिन जो नरसिम्हा राव की सरकार थी, उन्होंने क्या कहा कि हम पहला चेंज तो ये लाएंगे कि इस 27% जो कोटा है रिजर्वेशन का, इसमें भी हम जो पुअर सेक्शन होगा ना उसी को हम देंगे, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया बनाया जाए रिजर्वेशन के लिए। सेकेंड चीज़ इन्होंने ये कही कि हम क्या करेंगे, हम 10% रिजर्वेशन देंगे किनको, जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है, हायर कास्ट के, ठीक है, जो किसी भी रिजर्वेशन स्कीम में कवर नहीं किए गए हैं, उनको हम रिजर्वेशन देंगे। तो ये दो चेंजेस के साथ जो ये वीपी से जो नरसिम्हा राव जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस दोनों चेंजेस के साथ इसको लागू किया। अब क्या होता है, जो ये मैटर है ना, ये मैटर चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाता है तो ये फेमस मंडल केस 1992 के नाम से जाना जाता है। मंडल केस 1992 को आपने सुना होगा, इंदिरा साहनी केस के नाम से भी जानते हैं। तो इस मंडल केस 1992 में क्या होता है कि ये डिस्कस किया जाता है कि ये जो आर्टिकल आर्टिकल जो ये 16 का क्लॉज 4 है ना, आर्टिकल 16 का जो क्लॉज 4 है, इसके एक्सटेंट और स्कोप को डिस्कस किया जाता है कि भाई अगर हम बात करें ना, जैसे आर्टिकल 16 क्लॉज 4, अभी हमने देखा कि अब किसकी बात करता है, ये बात करता है रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स, ठीक है, इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अच्छे से एग्जामाइन किया और इसका स्कोप, इसका एक्सटेंट समझने की कोशिश की। और कोर्ट ने फिर क्या किया, कोर्ट ने जो
एडिशनल रिजर्वेशन जो 10% देने की बात की थी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने, उसको रिजेक्ट कर दिया कि हायर कास्ट के लोगों को 10% रिजर्वेशन नहीं दिया जाता इकोनॉमिकली बैकवर्ड बेसिस पे। वहीं उन्होंने जो 27% जो रिजर्वेशन देने की बात की थी ओबीसी कैटेगरीज को, उसको उन्होंने बिल्कुल वैलिड माना, लेकिन उसको भी कुछ कंडीशंस के साथ कहा कि अप्लाई करने को। और वो कौन कौन से कंडीशंस थे जो कि अभी हम डिस्कस करते हैं। पहला तो उन्होंने ये कहा कि आप क्या करेंगे कि जब आप ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे ना, तो उसमें से जो क्रीमी लेयर होते हैं, क्रीमी लेयर, अब क्रीमी लेयर के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले वाली वीडियो में। जब हम आर्टिकल 15 पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने क्रीमी लेयर को डिस्कस किया था कि क्रीमी लेयर कौन होते हैं, कौन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो मेनली अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो क्रीमी लेयर मतलब ऐसे लोग जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से ऊपर होती है। इसके अलावा कुछ और क्राइटेरिया भी होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट है या कोई वाइस प्रेसिडेंट है, जज है उसका सुप्रीम कोर्ट का, तो ये सब अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो ये क्रीमी लेयर में चले जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी कंडीशंस हमने पढ़ी थी। तो इन्होंने क्या कहा कि आप रिजर्वेशन ठीक है दीजिए, 27% रिजर्वेशन दीजिए ओबीसी को, लेकिन आप क्या करिए कि जो क्रीमी लेयर है ना, इनको आपको बाहर करना पड़ेगा इस रिजर्वेशन बेनिफिट से, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इन्होंने ये कहा कि आप जो रिजर्वेशन देंगे, ये रिजर्वेशन सिर्फ इनिशियल स्टेज में होना चाहिए, ठीक है। इनिशियल स्टेज का मतलब ये है कि प्रमोशन में, कहते हैं ना प्रमोशन में भी रिजर्वेशन, तो प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं देंगे आप, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में आप रिजर्वेशन नहीं देंगे। और अगर मान लीजिए कहीं आपने अभी दे रखा है अभी प्रेजेंट में, तो वो जो है प्रमोशन, जो वो रिजर्वेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर्स के लिए ही वैलिड होगा, यानी कि अप टू 1997, ऐसा उन्होंने कहा। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग उन्होंने जो कही वो ये थी कि किसी भी हालत में जो रिजर्वेशन कोटा है ना, वो 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसकी जो लिमिट है वो 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को छोड़ के जो ये रिजर्वेशन की जो लिमिट है, जो कोटा है, ये 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। फोर्थ थिंग इन्होंने जो बात की वो इन्होंने बात की कैरी फॉरवर्ड रूल की। कैरी फॉरवर्ड रूल का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान के चलिए कि किसी स्टेट में किसी और मतलब डिपार्टमेंट में मान लीजिए 100 वैकेंसीज निकाली गई स्टेट के द्वारा और उसके लिए नोटिफिकेशन मांगाया गया। जब प्रोसेस कंप्लीट होता है तो पाया जाता है कि सिर्फ इस 100 में से ना 80 सीट्स जो होती हैं वो फिल हो पाती हैं और जो 20 सीट्स होती है वो वैकेंट हो जाती हैं। अब क्या होगा, अब अगले साल क्या होगा कि अगर फिर से एडवर्टाइजमेंट आएगा, मान लीजिए अगले साल फिर से 100 वैकेंसीज आती हैं, तो इस 100 वैकेंसीज में क्या होगा कि पिछले साल की जो 20 वैकेंसीज थी वो कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएंगी, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि जो कैरी फॉरवर्ड रूल होता है, इसमें जो बैकलॉग वैकेंसीज यानी कि अनफिल्ड वैकेंसीज को ही बैकलॉग वैकेंसीज भी कहते हैं, ये वैलिड होंगे, यानी कि इसमें भी रिजर्वेशन हो सकता है, लेकिन 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 ध्यान रहे इसमें 50% वाला रूल जो है वो अप्लाई नहीं होगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं फिर से, ठीक है। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। देखिए, मान के चलिए कि वही एग्जांपल की मान लीजिए 100 वैकेंसीज आती है, ठीक है। इस 100 में से अब क्या होगा कि रिजर्वेशन होगा। रिजर्वेशन कैसे होगा, रिजर्वेशन होगा कि 50% तो भाई सभी के लिए होगा, फॉर ऑल कैटेगरीज अनरिजर्व्ड होती हैं, और बाकी 50% पे क्या होगा, रिजर्वेशन होगा। अब मान लीजिए इसमें प्रोसेस स्टार्ट हो कंप्लीट होता है और ये पाया जाता है कि कुछ वैकेंसीज जो हैं वो खाली रह गई हैं, और मान लीजिए कुछ जो है रिजर्व कैटेगरी से हैं। सपोज मान के चलिए कि 5 वैकेंसीज जो थी वो इस रिजर्व कैटेगरी में से फिल नहीं हो पाई। अब अगले साल मान लीजिए जब 100 वैकेंसीज आएंगी अगेन, तो ये जो 5 वैकेंसीज हैं ना, ये 5 वैकेंसीज कहाँ चली जाएंगी, इस 100 वैकेंसीज में ऐड हो जाएंगी और ये हो जाएंगी 105 वैकेंसीज। अब सुनिए, अब ऐसा नहीं होगा, उससे पहले क्या होगा, उससे पहले ये जो 100 वैकेंसीज थी ना, इसको फिर से बांटा जाएगा रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग 50-50 में, है ना। और क्योंकि ये 5 वैकेंसीज जो थी ये रिजर्व कैटेगरी में से थी, तो जब ये यहाँ पर आएंगी तो ये क्या बन जाएंगी, 55 रिजर्व वैकेंसीज हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे टोटल रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर इस केस में जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिलेगा, वो 5 जो सीट्स होंगी उन पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो किसी भी हालत में रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये इन्होंने कहा था जैसे कि, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट ये कहा था कि परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी जो होगी ना वो एक बनाई जाएगी, और ये जो परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी होगी ये एग्जामाइन करेगी कि भाई ओबीसी में किसको इंक्लूड करना है, ठीक है, और किसको एक्सक्लूड करना है। ये पूरी लिस्ट तैयार करेगी ओबीसी की। तो ये सारे प्रोविज़न जो थे कोर्ट्स ने दिए थे, और इसको मानते हुए सरकार ने कई सारे स्टेप्स भी लिए थे। जैसे कि सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, रामनंदन कमेटी, ठीक है। ये रामनंदन कमेटी क्या करने वाली थी, ये रामनंदन कमेटी ये देखने वाली थी कि भाई जो हमने अभी देखा ना क्रीमी लेयर, तो उस क्रीमी लेयर में कौन कौन से लोग होंगे उनको आइडेंटिफाई करना, ये इसका काम था रामनंदन कमेटी का। और इस कमेटी ने अपने रिपोर्ट्स भी दिए थे जो कि 1993 में पब्लिश हुए थे, और इस रिपोर्ट में कई चीज़ें एक्सेप्ट कर ली गई। जैसे कि पहली चीज़ ये कि एक पहला जो रिकमेंडेशन इनकी तरफ से दिया गया था वो ये था कि एक नेशनल कमीशन जो है ना वो बनना चाहिए, एक नेशनल कमीशन बनना चाहिए फॉर बैकवर्ड क्लास। और ये जो नेशनल कमीशन है बैकवर्ड क्लास ये इस्टेब्लिश हुआ 1993 में। लेकिन हम देखेंगे कि इसमें क्या था, इसको ना बाद में 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 में लाया गया था, ठीक है। तो इससे पहले क्या था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, लेकिन अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई। तो मेनली ये क्या काम करते थे, ये काम करते थे कि भाई ओबीसी के अंदर कौन से लोग होंगे कौन से नहीं होंगे, ठीक है, इसके रिगार्डिंग किस तरह की कोई कंप्लेंट थी उसको देखना, ये सारी चीज़ें वो देखते थे, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, इसको एक न्यू आर्टिकल के रूप में आर्टिकल 338 बी, आर्टिकल 338 बी के रूप में इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया। अब इसके बाद अगला अगला क्या रिकमेंडेशन एक्सेप्ट किया गया था, जैसा कि अभी हमने देखा था ना कि कोर्ट ने ये कहा था कि आप क्या करेंगे, आप रिजर्वेशन में प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं देंगे। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने 77th अमेंडमेंट लेकर आई। 77th अमेंडमेंट के द्वारा सरकार एक नया क्लॉज 4A ऐड करती है। आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में एक नया आर्टिकल 4A ऐड करती है। और ये जो 4A है ना, ये क्या करता है, मेनली ये सरकार को एक पावर देता है, सरकार को एक पावर देता है कि वो किसी भी स्टेट सर्विस में अगर उनको ऐसा लगता है कि एससीज एसटीज़ जो हैं इनको अच्छे से एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, तो उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट सरकार दे सकती है प्रमोशन में भी, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान और रखिएगा कि ये जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है ये ओबीसी के लिए नहीं है। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिए, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्ज़ाम में। यानी कि ओबीसी के लिए रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, एससी और एसटी के लिए है। आई होप आप समझ रहे होंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है। 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है, और इसके द्वारा जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, ये एक शब्द है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, इसको भी इंक्लूड कर दिया जाता है एससीज एसटीज़ के लिए, ठीक है। अब इसमें कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी क्या होती है इसको समझने की ज़रूरत है, तभी आप समझ पाएंगे। देखिए इसको फिर से हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान के चलिए कि दो पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी, ठीक है। ये जो पर्सन ए है ये जनरल कैटेगरी से, और जो पर्सन बी है मान लीजिए किसी रिजर्व कैटेगरी से, फॉर एग्जांपल मान के चलिए एसटी कैटेगरी से है, और दोनों सेम बैच के हैं, ठीक है। दोनों का जो बैच है वो सेम है। मान के चलिए अभी जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 2020 का, कि भाई 2020 में दोनों की अपॉइंटमेंट होती है, दोनों एक तरीके से आईएएस ऑफिसर अपॉइंट होते हैं दोनों। अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि जनरल कैटेगरी से हैं ये रिजर्व कैटेगरी से हैं, इस चीज़ का ध्यान में रखना, दोनों का बैच सेम है। अब देखिए अब क्या होता है, अब जब प्रमोशन की बात होती है ना, प्रमोशन कि भाई प्रमोशन होगा, तो जैसे कि मैंने बताया कि रिजर्वेशन है प्रमोशन में भी, तो जो क्योंकि जब प्रमोशन में रिजर्वेशन होता है तो अब आप इस केस में क्या देखेंगे कि क्योंकि ये रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है जो बी पर्सन है, तो इसका प्रमोशन इनके मुकाबले जल्दी होगा, ठीक है। अब मान के चलिए कि 2 साल बाद इनका प्रमोशन होना होता है, तो 2 साल बाद मान के चलिए कि अब ये लेवल मान के चलिए ये अभी लेवल 3 में है, ठीक है, और अब प्रमोशन होगी लेवल 4 में जाएंगे। तो आप देखेंगे कि लेवल 4 में जो है ना, वो ये पर्सन जो बी पर्सन है वो पहले जाएगा, ए पर्सन बाद में जाएगा। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन इन प्रमोशन है। तो इससे क्या होगा कि जो ये बी पर्सन है ना ये लेवल 4 में चला जाएगा, और जो ए पर्सन है वो अभी भी लेवल 3 में होगा। और इस तरीके से आप देखेंगे कि जो ये बी पर्सन है ना ये
इस ए से सीनियर बन गया, तो इसको हम बोलते हैं कंसीक्वेंशियल सीनियरिटी। और ये कंसीक्वेंशियल सीनियरिटी आगे आने वाले समय तक बनी रहेगी, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि मान के चलिए इसका प्रमोशन पहले हो गया और इस व्यक्ति का प्रमोशन फिर 1 साल बाद होता है, 2021 में होता है, ठीक है। तो 1 साल बाद ये प्रमोशन होता है, लेकिन ये अभी भी इससे सीनियर माना जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी का मतलब। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो रिकमेंडेशन था वो क्या था, इसको हम देख लेते हैं एक बार। द रूलिंग विद रिगार्ड्स टू बैकलॉग वैकेंसीज। अब बैकलॉग वैकेंसीज को लेकर था 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और इसके द्वारा सरकार को ये पावर दे दी गई कि जो अनफिल्ड जो रिजर्व वैकेंसीज होंगी ना किसी भी साल में, मान के चलिए वो क्या होगा कि अगले साल उनको भरा जाएगा, लेकिन एज अ सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं फिर से। जैसा कि अभी हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में देखा कि 100 सीट्स थी और हमने देखा कि 50-50 जो रिजर्वेशन चलता है, 50 फॉर अनरिजर्व्ड एंड 50 फॉर रिजर्वेशन। अब क्या हुआ, हमने एग्जाम्पल लिया था हाइपोथेटिकल कि 5 सीट्स मान के चलिए इसमें से अनफिल्ड रह गई और अगले साल फिर वैकेंसी आती है। तो अगले साल वैकेंसी आएगी तो ये 50-50 फिट बढ़ जाएंगी रिजर्वेशन की वजह से, 50% रिजर्वेशन। और जो ये 5 वैकेंसी जिसको हम बैकलॉग वैकेंसी कहेंगे वो इसमें ऐड होंगी। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए। 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 लाया गया जिसके द्वारा ये कहा गया कि ये जो 5 जो वैकेंसी है ना, जो बैकलॉग वैकेंसी है, इसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको एक सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसी मानेंगे कि भाई ये एक अलग कैटेगरी है वैकेंसी की, क्योंकि ये पिछले साल से आई है, बैकलॉग है, अनफिल्ड वैकेंसीज है, तो उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये अभी भी ये अभी भी रिजर्व्ड कैटेगरी की वैकेंसीज रहेगी। 5 वैकेंसीज जो है ये अभी भी रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसीज है। और यहाँ पे क्योंकि 50% रिजर्वेशन था तो ये 50 वैकेंसीज ये भी होगी रिजर्व कैटेगरी के लिए और ये 5 वैकेंसी ये भी होगी रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को यहाँ पे बाईपास किया गया है बाय 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो उस प्रेजेंट जो ईयर में जो वैकेंसीज आई है यहाँ पे अभी भी 50% का रिजर्वेशन बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये किस तरीके से जो 50% सीलिंग वाली जो बात होती है ना, उसको इनडायरेक्टली वॉयलेट करती है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रोविज़न की। अगला है 76 जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 1994 का। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें जो तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट था ना 1994 का, उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया और उसको क्या है, उसको एक तरीके से प्रोटेक्शन मिल गया जुडिशियल रिव्यू से। आपको पता होगा ना कि कोई भी एक्ट अगर 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है तो उसको जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन वो भी तब तक मिलता है जब तक वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है उसको इफेक्ट ना करता हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि 76th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और जो तमिलनाडु का जो रिजर्वेशन एक्ट था उसको किस में डाल दिया गया, 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। अब जैसे इसको 9th शेड्यूल में डाला, ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर। अब ये था क्या वैसे तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट, इसमें बेसिकली क्या था कि जो तमिलनाडु में जो लोग रहते हैं उनको रिजर्वेशन दिया गया था, लेकिन 50% की जो लिमिट होती है ना उसको क्रॉस करते हुए, और क्रॉस भी कितना किया, 69% का रिजर्वेशन तमिलनाडु में जो इकोनॉमिक जो सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास है उनके लिए। तो 69% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है जो कि बहुत बड़ा ह्यूज रिजर्वेशन था। तो इससे बचने के लिए इसको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया, ठीक है। तो ये सब कुछ आप देख सकते हैं किस तरीके से जो 16th आर्टिकल है हमारा 16, वो किस तरीके से बाईपास किया जाता है। चलिए अगला है रिजर्वेशन फॉर EWS, जो कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने अभी देखा था ना कि हमारा जो 6 था आर्टिकल 16 का क्लॉज 6 जो कि बात करता है किसकी, 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। अब एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि जो हमने अभी देखा ना आर्टिकल 16 जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, ये कुछ चीज़ों में यहाँ पे एग्जाम्पशन मिला हुआ है इनको। किस किस चीज़ों में, कि जैसा कि हमने देखा ना कि स्टेट का कोई भी भाई एम्प्लॉयमेंट हो या रिक्रूटमेंट हो उसमें रिजर्वेशन होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई साइंटिफिक पोस्ट है या कोई टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है, जिसमें जिसमें कि मान लीजिए कोई हाई नॉलेज या की ज़रूरत पड़ती है, तो उस केस में क्या होगा कि ये रिजर्वेशन वाली चीज़ नहीं रहेगी। अब रिजर्वेशन वाली चीज़ नहीं रहेगी, उसमें भी कंडीशन है कुछ कि ऐसी पोस्ट जो कि A ग्रेड से ऊपर की हो, ठीक है ना। इसके अलावा जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑर्डर है 1961 का, उसमें उसको एज अ साइंटिफिक और टेक्निकल डिफाइन कर रखा हो, ठीक है। उस पोस्ट में क्या है कि ये रिजर्वेशन वाला कंसेप्ट नहीं रह गया, ठीक है। या इसके अलावा कोई ऐसी पोस्ट हो जो कि मेनली रिसर्च
है ना, या गाइडिंग या ऑर्गेनाइजिंग, इन सब से रिलेटेड हो, इन सब में क्या है कि रिजर्वेशन नहीं लगेगा। तो ये पूरा है आर्टिकल 16 के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में दोस्तों हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।